झूला डारो अमवा की डारी रे, झूला डारो अमवा की डारी। रेशम की डोरी चंदन की पटिया, रेशम की डोरी चंदन की पटिया, झूले सब मिल आली, झूले सब मिल आली, झूला डारो अमवा की। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। नारी नमन हर नारी का अभिनंदन सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्रीय संगीतकार डॉक्टर सोमा सिंह जी। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से शास्त्रीय संगीत की जो है वो शुरुआत करी? बेसिकली मैं जमशेदपुर से, झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ करीब 7-8 वर्ष की आयु से ही मैंने संगीत सीखना शुरू किया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है तो लगभग इसी उम्र के साथ शुरू हुई है, इसी उम्र से शुरू हुई है। और मुझे इसमें इनिशिएटिव जो लिया मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कोई गाते तो नहीं है, वो लोग सिंगर नहीं है, लेकिन बीइंग अ बंगाली तो घर में संगीत का माहौल रहा है। रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, ये सब हम गाते ही रहते हैं। मतलब उसके लिए ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आर्ट एंड कल्चर से तो जुड़े हुए हैं ही। लेकिन मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर जो है, उन्होंने मुझे इसमें आने के लिए, संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। तो एक मतलब कोई जा रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, मैं ऐसे ही गा रही थी सुबह जैसे रियाज करते, उन्होंने सुना। तो जाते जाते कौन गा रहा है, तो फिर उन्होंने मेरे नाना से पूछा तो कौन गा रहा है, कि वो गा रही है। कह रहे इनको आप किसी अच्छे से सिखाइए। तो फिर उन्होंने मुझे, वो मेरे मेंटर बने और वो बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे और गाना भी गाते थे। क्या नाम, उनका नाम उनका मैं नाम जानना है श्री धीरेन्द्र सेन। अच्छा। फिर मैंने श्री ओंकार कर्मकार, जो एक अच्छे गायक वहीं के लोकल थे, तो उनके पास मैंने सीखा कुछ साल। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद फिर श्रीमती उमा गुहा जी से मैंने सीखा, जो किराना घराने के कलाकार थी और अच्छा गाती थी, तो उनसे मैंने सीखा। उसके बाद फिर मेरी शिक्षा जो हुई ग्वालियर घराने के पंडित चंद्रकांत महादेव आप्टे जी से हुई, जो ग्वालियर घराने के मूर्धन्य कलाकार रहे हैं, पंडित नारायण राव व्यास जी, उनके वो डिसाइपल थे। पहले मैं किराना के उसमें ही सीखती थी। किराना घराना जो है, उससे पहले मेरी जो गायकी बनी, तो उसमें 2 घराने का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। कितने साल हो गए मैम आपको? कब आपने, कौन से सन में इसको शुरू किया था? 1982। 1982 में शुरुआत की हाँ, थी आपने सीखने की? सीखने की। तब से मैं सीख रही हूँ, लेकिन मेरा सीखना ख़त्म नहीं हुआ। मैं सीखती गई, गाती गई और उस दौरान कई सारी प्रतियोगिताओं में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें अवार्ड वगैरह मिला, प्राइज़ भी मिला, तो वो बढ़ता गया, मोरल बूस्ट होता गया, मैं गाती गई, चलता रहा ये सिलसिला। तो अभी तक चल रही हो। तो जो मैं बात कर रही थी ना कि मैं मेरी एक इच्छा जो है, तो मैं अपने एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन 2-3 ऐसे बच्चे मैं तैयार करके जाऊं जो आगे इस चीज़ को आगे ले जाए। डिसाइपल बोलते हैं ना, शिष्या। तो मैं वो तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ और वो लोग, इनमें से 2-3 बच्चे सचमुच अच्छा गा रहे हैं, कॉन्सर्ट लेवल का गा रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को कुछ देने की, तो अगर मास लेवल पे नहीं, तो अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है कि उस चीज़ को आप अपने छोटे से दायरे में ही सही, अपने दम पे उसको आगे बढ़ाएं। अभी आपने अपनी उपलब्धियों की बात करी, तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक है, उससे आपको क्या क्या उपलब्धियाँ या कोई ऐसा पल अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, कोई ऐसा यादगार पल जो आप बताना चाहती बचपन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैं जब 18 की हुई, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो म्यूज़िक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मैं विनर रही भजन में। ठीक है, भजन में मैंने क्लासिकल के लिए भी दिया था, लेकिन मैं विनर रही। ऑल ओवर इंडिया में मैं फर्स्ट आई। तो उसके बाद से वो मेरे जीवन का बहुत सुखद पल रहा।
बहुत ही आश्चर्यमय पल रहा। उम्मीद नहीं थी क्योंकि पूरे इंडिया से जितने भी रेडियो स्टेशन हैं उनसे सारी वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें से आप फर्स्ट प्राइज़ ले रहे हो, आपको अवार्ड मिल रहा है, तो आपको ग्रेड दिया जाता है, एक सर्टेन ग्रेड होता है, तो वो आपको दिया जाता है। वो ग्रेड मुझे मिला और रेडियो में गाने का मुझे मौका मिला। तो मैं 18 साल की उम्र में से मैं रेडियो में परफॉर्मेंस दे रही हूँ। उसके बाद फिर आप अपग्रेड करते जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और एक है जो कलकत्ता में होती है डोवल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, उसमें वो बहुत ख़ास रहा। वो ऐसा रहा कि बहुत छोटी थी, मतलब 18-19 साल की थी, इतनी समझ तो थी नहीं, तो मैं ठुमरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें प्राइज़ मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो नहीं, लेकिन मुझे कंसोलेशन प्राइज़ दिया गया। तो उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अभी आप मतलब उस फर्स्ट, सेकंड के लेवल पे नहीं हैं आप, बहुत छोटी हैं। तो मुझे दिया, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है और 3 दिन का वो होल नाइट का उस वक़्त होता था। तो उस वक़्त की बात बता रही हूँ मैं, 91-92 की बात बता रही हूँ मैं। तो जो अब स्टेज में चढ़े तो वहाँ देखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बैठे थे जो शहनाई के। तो उनको सामने देख पाना एक बहुत बड़ी बात है। तो जब वो प्राइज़ दे रहे थे, कंसोलेशन प्राइज़, सर्टिफ़िकेट और जो भी था, वो दे रहे थे, बेटी गाना गाते रहना, बस ऐसे बोल, वो सबको बोल रहे थे कुछ-कुछ, तो कह रहे गाते हो ऐसे करके, तो वो तो काफ़ी एजेड थे। तो उनके हाथ से जब मैं ले रही थी, मैंने कहा कि ये तो लिविंग लेजेंड है, मतलब ये तो इतने बड़े कलाकार हैं, इनके हाथ से लेना, और वो हँस रहे थे, उनकी जो स्माइल थी ना वो बहुत फेमस है, मतलब बहुत इनोसेंस है उनके उसमें। तो इतने हम्बल, इतने बड़े कलाकार और बुज़ुर्ग थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो झुक के ऐसे दे रहे, तो मैंने, तो उस वो पल मेरे लिए, वो क्षण मेरे लिए वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, मतलब वो फ्रेम हो गया एकदम। आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, ये आपने अपने गुरु से सीखा। तो मेरा मानना ये है कलाकार के जीवन में जो सबसे ऊँचा दर्जा होता है वो गुरु का होता है। आपने गुरु से सीखा और गुरु से सीखने के बाद अब आपने बताया आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षिका हैं। तो उसका जो सफ़र होता है कितना कितना सुहावना वो सफ़र रहा होगा। एक गुरु से सीखने तक से एक गुरु आप बनी हैं अब। तो उस सफ़र को आप कैसे अपने शब्दों में आप बताना चाहेंगी, साझा करेंगी उस बहुत फुलफिलिंग रहा। जैसा मैं चाहती थी वैसा मैं कर पा रही हूँ, ये भगवान की कृपा है। और देखिए, परिवार का सपोर्ट तो होना बहुत ज़रूरी है। तो जो घर में सदस्य हैं, हस्बैंड है या बच्चे हैं या जो भी इन-लॉज़ वगैरह हैं या पेरेंट्स हैं, उन लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। और उसके ऊपर भी एक गुरु तो हैं ही, गुरु के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम पावर है जो बाँधे रखती है सबको, सारे जीव को। तो मैं इस बिलीव को मानती हूँ और उसको मैं अनुभव करती हूँ। ये दिखावे की चीज़ नहीं है, किसी को बोलने की भी चीज़ नहीं, ये अपने अंदर एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, वो मैंने किया है। और मुझे वो विश्वास है कि समय पे आप अगर मेहनत करें, आप अपने कला पे, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, उस कार्य पे आप अगर ऑनेस्टी के साथ और फ़ोकस्ड होके आप उस चीज़ को करें, तो मुझे लगता है कि आप सफल होते ही हैं। तो ऐसे ही एज़ अ गुरु जब मैं किसी को सिखाती हूँ या शिक्षा देती हूँ, तो मैं वही, मेरा वो ये उद्देश्य यही रहता है, इच्छा यही रहती है कि सही सिखाऊँ, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है। और उसमें संदेह नहीं करनी चाहिए गुरु के प्रति। अगर किसी को आपने गुरु माना, तो आपको होल हार्टेडली उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप, स्टूडेंट को भी मैं बोलती हूँ, आप सरेंडर जब तक नहीं करोगे, बाउ डाउन नहीं करोगे, ईगो की बात नहीं है, ईगो रख के ही तो आओगे आप, तभी आप कुछ ले पाओगे। तो जब आप लेते हो तो ऑनेस्टी के साथ लेते हो, और लेने के बाद आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है जो आगे के, जो आपके आगे के जो जनरेशन है, उसको भी आप ट्रांसफ़र करो, एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र करो। तो मैं ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। कई बार नारियों को, महिलाओं को रोक दिया जाता है, उनका फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार और भी फैक्टर्स होते हैं। तो उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्या आप कुछ ऐसा सुझाव, कुछ अपने मन की बात इस पर रखना चाहती हूँ? देखिए, इसके लिए
महिलाओं को सशक्त होना ही पड़ेगा। उनको अपनी जो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और उसको जित शालीनता से कर रहे हैं, करनी चाहिए अगर परिवार में है तो। नहीं तो आपको, अगर आप उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो आप कभी उठ नहीं पाएँगे। आपको मुखर होना ही पड़ेगा। आपको अपना काम, मतलब आपको ये लॉजिक तो देना पड़ेगा कि आप क्यों रोक रहे हो, कैसे रोक रहे हो? क्या उनका राइट नहीं है? वो भी तो मनुष्य है। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको ये राइट है। सरकार की तरफ से बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, फैसिलिटीज़ दिए गए हैं, आर्थिक, सामाजिक आपको अधिकार देती है, गवर्नमेंट करती है। लेकिन आप खुद से अगर उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, यूज़ नहीं करते, तो आपको दूसरा कोई आके आपके हाथ में रख के नहीं जाएगा, आपको खुद लेना पड़ेगा वो। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप मतलब अभी मैंने आपकी एक फ़ेसबुक पोस्ट भी देखी थी जिसमें आपने ग्वालियर घराने का एक बहुत ही सुंदर राग गाया था। तो अगर वो आप ज़रा गुनगुना के सुनाएँ देखिए हमें। अभी एक बहुत सुंदर बंदिश है, बहुत प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है और दोपहर का राग है। तो रागों में टाइम थ्योरी भी होती है, सुबह, दोपहर, शाम ऐसे होता है। तो हाँ, उसमें मतलब इसके पीछे क्या कारण है मैं समझना चाहूँगी कि रागों का जो टाइम होता है वो हाँ। मध्य रात्रि से सुबह तक का होता है। क्या हाँ। कारण है इसके पीछे? एक्चुअली वो क्या है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक टाइम आपने समय के अनुसार आपने बाँट लिया, तो उसके कुछ मूड, उसके फ्लेवर, उसके वो चेंज हो जाते हैं। अभी दिन का राग है जो अभी मैं एक छोटी-सी बंदिश में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये एक राग है वृंदावनी सारंग। तो ये इस वक़्त का ही राग है, सुबह 10 से 12 बजे का। तो टाइम स्लॉट में आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन आज के ज़माने में इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं, क्योंकि आप स्टूडियो में गाएँगे, वहाँ दिन और रात का कोई फ़र्क तो आपको पता नहीं चलेगा और समय भी नहीं मिलता। आजकल उस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ नहीं होते। पहले होल नाइट प्रोग्राम होता था, तो वो परिस्थिति भी बदल गई है। तो ये पहले के जो टाइम साइकिल है, तो इतने जैसे देवताओं के लिए हम अष्टप्रहर का वो ठाकुर जी को सजाते हैं, इतने याम में, इतने सुबह ऐसे करना है। तो रोज़ की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम उसको शामिल करते हैं। हमने उसको एक क्लासिफ़िकेशन किया है, वर्गीकृत किया उसको। तो उसमें हम मूड को जोड़ देते हैं, शब्दों के सहारे, सुर के सहारे ऐसे जोड़ते हैं। रागों का अपना कोई वैसे कोई अलग से रस नहीं है, वो आप खुद पैदा करते हैं, सोचते हैं, आप उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी ये गा रही हूँ, एक बहुत खूबसूरत सी बंदिश है, झूला डारो अम्बुआ के डारी। तो आपको सुन के लगेगा कि जैसे बरसात का, कुछ शब्दों के सहारे आपको रिलेट कर पाएँगे। थोड़ा-सा मैं इसको करती हूँ। ना ये रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे ना झूला डारो अमवा की डारी रे, झूला डारो अमवा की डारी। रेशम की डोरी चंदन की पटिया, रेशम की डोरी चंदन की पटिया, झूले सब मिल आली, झूले सब मिल आली, झूला डारो अम्बवा की डारी। वृंदावन बंसी धुन बाजत, वृंदावन बंसी धुन बाजत, सुनत भई सब बावरी, सुनत भई सब बावरी।
परत फुहार लगे प्यारी, परत फुहार लगे प्यारी, झूला डारो अमुआ की डारी रे, झूला डारो अमुआ की डारी रे, झूला डारो अमुआ की डारी। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत बहुत खूबसूरत। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि सभी जितनी भी देवियाँ होती हैं उनको नारी का स्वरूप माना जाता है, उनके रूप में दर्शाया जाता है, और आपको देखकर तो मुझे साक्षात सरस्वती माँ की याद आ गई। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी। एक एक शायरी इसके ऊपर मैंने लिखी थी, मैं बताती हूँ। संगीत की दुनिया में खो जाऊं जहाँ संगीत की बातें हो, संगीत की दुनिया में खो जाऊं जहाँ सुर और ताल की बातें हो, और मैं अपनी आत्मा को वहाँ पाऊं जहाँ संगीत की धुनें मेरी सांसें हो। बहुत 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 खूब, खूबसूरत आपने गाया, बहुत बहुत खूब। ज़्यादा खूबसूरत। सुर और ताल की हमने बात करी, और अभी बसंत ऋतु का समय चल रहा है, तो बसंत ऋतु के इस समय में आपका कोई ऐसा बहुत मनपसंद, दिल को छू जाने वाला, आपका मनपसंद कोई ऐसा राग जो आप गुनगुनाना चाहती हूँ? क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा है आपको, मैं सुनना चाहती हूँ आपको बहुत ज़्यादा। एक बसंत ऋतु के ऊपर ही मतलब इसी वक्त गाए जाते हैं, तो उसके शब्द भी ऐसे ही होते हैं, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत गाया जाता है, प्रचलित है बहुत। तो एक कॉम्पोजिशन मैं सुनाती हूँ आपको। ये ना रे रे ना रे ना रे ना भगवान ब्रिज देखन को चलो री, भगवान ब्रिज देखन को चलो री, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्हा जहाँ बाट चलत बोले कगवा, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, आई बहार सभी बर भूले, आई बहार सभी बन फूले, रसीले लाल को ले भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे। बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि कोई भी सुनेगा या किसी ने भी आपको सुना होगा, जितने भी लोगों ने सुना होगा, वो डेफिनेटली मध्य मंत्र हो गया होगा आपको सुन के। मेरी एक रियाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, रियाज का, और राग और ताल का जो एकदम सुर मैच होता है ना, एकदम पॉइंट पे जाके लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी कलाकार हैं, आप क्या सोचती हैं, ये क्या महिलाओं की अगर हम बात करें तो क्या महिलाओं के लिए कैसा है ये एक सभ्यता? इससे सबसे बड़ी चीज जो है सभ्यता सीखने को मिलती है इससे। एक सुर होता है ना, जिसमें आपकी पिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट सुर लगना चाहिए। तो हर चीज़ में एक्यूरेसी तो चाहिए। तो जैसे सुर में सब कुछ सुरमय होता है, छंदमय होता है, हमारे प्रकृति में भी लय है, सुर है, जो हम देखते हैं। पक्षी की जो कलरव है,
जो चहचहाते हैं उसमें भी आपको लय सुर होता है, लय होता है, एक सर्टेन उनका एक अलग मेट्रोनोम चलता है, वो एक ताल चलता है, जो हम लोग समझते हैं उसको एक छोटे-छोटे इंटरवल में वो सेक्शन दिखते हैं आपको, तो ये प्रकृति से ली हुई है, संगीत कहीं अलग से नहीं आई है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है, आस-पास है। अगर हम आज की यूथ की बात करें, अब उसमें देखिए महिला भी आ जाती हैं और पुरुष भी आ जाते हैं, तो यूथ जो है वो हिप हॉप म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप कैसे परिभाषित कर सकती हैं इसको? कैसे इस संस्कृति को आप अगर हमें बचा कर रखना है, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? किस नज़रिए से आप इसको देखती हैं? आज के जनरेशन को देखिए उनको एक थ्रिल चाहिए हर चीज़ में, एक्साइटमेंट चाहिए और हर वो एडवेंचरस होते हैं, नई-नई चीज़ों को खोजते हैं और उसके एवज़ में वो बहुत चीज़ें करना चाहते हैं। वो आसमान को छूना चाहते हैं, बहुत सारी उनकी इच्छाएँ होती है। हमारे समय में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़, इतना प्रोविज़न नहीं था और हम बहुत सारी चीज़ों से मतलब एक्सपोज़ भी नहीं थे। मतलब हमारे समय में ना टेलीविज़न था, ना कुछ भी ऐसा कुछ था, मोबाइल की तो बात ही नहीं है। तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी मोबाइल जैसी कोई चीज़ होगी, तो कल्पना ही करते थे ऐसा होता तो कैसा होता? तो वो भी हो रहा है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है, अब तो एआई आ गया है, सब कुछ एआई जनरेटेड है। तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ लोगों का जो एक वार्तालाप या ह्यूमन इंटरैक्शन जिसे बोलते हैं, वो कम हो गया है। लोग आश्रित हो गए हैं इन सब चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आश्रित हो गए। लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, वो अपने आप में ही रहते हैं। कैसे जोड़ा जा सकता है तो यूथ को संगीत के साथ, संगीत के शास्त्रीय साथ जो आप संगीत या बोल रहे कला हैं के ना साथ? हाँ, मैं उसी उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हिप हॉप, रेगे, आर-एन-बी जो भी है जिस तरह के पहले भी तो हुआ था। अब 80s में देखिए हिप्पी कल्चर था, तो वो किसी समाज के किसी चीज़ को मानते नहीं थे। वो अपने उसमें रमे रहते थे। उनको जो अच्छा लगता था वो करते थे। पर वो समय के साथ-साथ वो भी धूमिल हो गई, वो चली नहीं। क्योंकि आपको एक एक सभ्य समाज के लिए एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो आज के यूथ उसमें जा तो रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट में, एक सर्टेन समय के बाद, टाइम पीरियड के बाद, वो उससे भी ऊब जाते हैं। और आप देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है, ये तो हमारे देश का कल्चर नहीं है, ये संगीत भी नहीं है हमारा, ये तो दूसरे देश का है। तो आप बाहर के देशों में उनके यहाँ जिस तरह की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो जो कर रहे हैं, तो वो क्यों बार-बार फिर भारत की तरफ आते हैं, योग करने और अध्यात्म की तरफ क्यों क्यों झुकाव उनका होता है? क्योंकि उनको शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड नहीं है, रेस्टलेसनेस है और सिर्फ़ एक्साइटमेंट कितने दिन तक चल सकती है? तो आज के यूथ को वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उनके अंदर अवेयरनेस के क्रिएट करने के लिए जैसे छोटे-छोटे वर्कशॉप्स होते हैं, आप उनको अपनी तरफ खींचने के लिए हमारे देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है और जो यहाँ की जो संगीत है, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। धीरे-धीरे हम इसको विराम देते हुए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जी। मनाया जाएगा। पूरी दुनिया इस चीज़ को सेलिब्रेट करेगी। कुछ ऐसे चीज़, अपने कुछ ऐसे विचार, कुछ भी भावनात्मक विचार जो आप महिलाओं के लिए कहना चाहेंगी, उनके आगे के भविष्य के लिए, आगे आप जैसी भी और कलाकार जो है वो जन्म लेंगी, वो सीखेंगी, कुछ आपसे भी सीख रही होंगी, कुछ ऐसा जो आप कहना चाहती हो? मेरा बस यही कहना है कि आप अपने शक्ति को पहचानिए, अपनी बातों को रखना सीखिए और जो आपके मन को संतुष्टि दे, जो आपको मन को खुशी दे, आनंद दे, ऐसे कार्य को करने से हिचके ना और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपनी शिक्षा पूरी कीजिए और जो घर में जो बड़े लोग हैं, उनकी बात भी सुनिए, अपनी बात भी उनके सामने रखिए। अगर किसी बात पे अगर असहमत है, तो आप उनको समझाइए, उनको उनकी संस्कारों को, उनकी शिक्षा को मूल्य देना चाहिए और दूसरा, कुछ भी करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी
जो भी अच्छा आपका जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आप दूसरों पे नहीं थोप सकते। तो उनके लिए मेरा ये हो गया, इनके लिए मेरा ये हो गया, दूसरों पे आप ज़ोर ना दें, अपने ऊपर विश्वास रखें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोमा सिंह जी, जो एक संगीतकार हैं, एक कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीतकार मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी अपने जीवन की उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी, संगीत की शुरुआत कहाँ से करी, किस मुकाम पर वो पहुँच गई हैं। एक फ्रीलांसिंग वो करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, एक बहुत अच्छी वो शिक्षिका हैं और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं मतलब ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये मेरा मतलब मैं जीवन में इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाऊँगी। आज जो मैंने सुना मुझे मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने ऐसी आवाज़ पहली बार सुनी है। आजकल जो हम हिप हॉप सुनते हैं उसमें वो शांति नहीं है जो मुझे आपकी आवाज़ सुनने में, जो मुझे वो राग सुनने में मिला। तो मैं हमेशा सुनना चाहूँगी, हमेशा आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका। और आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अंकिता के साथ।